मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला के अध्याय 3 का वाचन रोशनी की आवाज़ में। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। वहाँ तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तो निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदग्नि के बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का, मझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वहीं घर की मालकिन थी, उनका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला के प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती। वकील साहब को न के दंपत्ति विज्ञान न सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए, यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न छोड़ते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उनका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी, धोखा था और शुष्क नीरस शब्दाडंबर था। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इस रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर हो के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ थे। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना दिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखते फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती, आज कम क्यों हैं। गृहस्थी के संबंध में उसने खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उनमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती, तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता, इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पिता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती, बांका सवार लड्डू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियों की खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ
हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों के सामने पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती थी कि न जाने कहाँ की मनहूसियत है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती थी तो महरियों से करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगोड़े के हाय न भूल गई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचा साहब से ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए। रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक स्वामिनी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों के चटोरापन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने बाड़ सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाता था, अब ढेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करने लगती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। इन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी तो अवश्य ही किसी ने पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती है तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोधरी तलवार से कांपती रहती। यहाँ तक कि उसके एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कहती हूँ, बात मुँह से निकलना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि मैं मालकिन क्यों बनी हुई हूँ तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे न चाहिए। यही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे कोई ताने महने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कर दूँगा। मुंह बंद करके रहना है तो रहें, नहीं तो अपनी राह लें। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। यह केवल तुम्हारा सहायता के लिए, अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिख रही है तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा हैं, अनाथ हैं, पाव भर आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह भी अपनी बहन ही है। लड़कों को देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत थी, रख लिया, लेकिन इसका ये माने नहीं है कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगे, कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं, मुझे समझाती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ, आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौड़े शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूँगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर से रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, या क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, 30 पर, इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौड़ी बनकर रखेगा?
लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न तुम बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा है कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखती रहूं, किसी के बेपरवाह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी? कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मिणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात में न बोलूं, यही सही। फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियो घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोख था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिख करोगे तो कान काट लूँगी। कहती है कि नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे में बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया, छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी है। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी? मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो मेरे आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर से हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मिणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम ही न इन्हें इतना शौक कर रखा था। रुक्मिणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, न बोलूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते रोते विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मातृ स्नेह न पाता था जिससे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा में रूप में दी जा रही थी। पिता ने पहले भी एक बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह प्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती थी, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर फिर माता पिता के पास दौड़कर जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने के बाद चुमकारना जाना उसकी समझ में न आता जाता। मातृ प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन मृदुलता भी मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता न थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगते हैं तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था।
वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्ततावस्थ में अपनी दोनों कोमल बाहें उसके गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए उसे वह तुष्टि हो रही थी। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़ हो रही थी, जो अब तक कभी न हुई। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई। बल्कि पहले तो वह कभी कभी उनसे हंसकर बोला भी करती थी। अब बच्चों ही के लालन पालन में व्यस्त होने लगी। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठा पाते, कभी देखते कि उन्हें ला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खिला रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंबन को ही गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृकल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच होता, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। गहरे बदन का छरहरा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था, बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमता रहता। निर्मला उसके मुँह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती थी कि एक बार फिर वही दिन आ जाते, जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती, और जिसे अभी घोड़े बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। कुछ दिनों तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते थे रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए ललायित हो जाता, लेकिन जब अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों में मुरझाया पौधों को सूखा क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों नहीं इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उनकी समझ में न आता था। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा न हुआ। अब क्या करना चाहिए, यह उनकी समझ में न आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मजा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भई। रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डॉल हो तो ठीक ठाक कर दूँ। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियों तो लौंडों से ही खुश रहती हैं, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल और ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँ, पर उल्टी आते गले पड़ी। नयन सुख, तुम क्या बातें कहते हो? लौंडियों को पंजों में लाना क्या मुश्किल बात है? जरा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रूप रंग की तारीफ कर दो, बस रंग जम जाएगा। तोता नयन, अच्छा, कुछ इत्र तेल फूल पत्ते चाट वाट का भी मजा चखाया? तोता, अजी यह सब कर चुका, दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों का इस्तेमाल ले चुका हूँ, सब कोरी गप्पे हैं। नयन, अच्छा, तो अब मेरी एक सलाह मानो, जरा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली के डॉक्टर आए हुए हैं, जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक झुर्रियाँ या सिर का बाल पका रह जाए।
न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता: फीस क्या लेते हैं? नैन: फीस तो सुना है शायद 500 रुपये है। तोता: अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा, कोई रोगन लगाकर 2-4 दिन के लिए जरा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्ताहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही नहीं रहा। 10-5 की बात होती तो कहता, जरा दिल लगी ही सही। 500 रुपये बड़ी रकम है। नयन: तुम्हारे लिए 500 रुपये कौन बड़ी बात है? 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 रुपये होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 रुपये से कहीं ज़्यादा है। तोता: अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हरे फिटकरी के रंग चढ़ा दे। बिजली और रेडीमेड बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन: तो फिर रंगीलेपन का स्वांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, तंजेब की चुस्त अचकन लो, चूनटदार पैजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बंधा हुआ, आँखों में सुरमा और बालों में हिना का तेल पड़ा हुआ, तोंद का पिचकाना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधे, जरा तकलीफ होगी पर अचकन सच उठेगी। खिंचाव मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके से शेर पढ़ी ही है। जवाब मर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूम झूम झूठ मूठ शोर करके चोर चोर और उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी, मुफ्त के उल्लू बनोगे।